अच्छा, इसके बाद कुछ टिप्स हैं स्विच को यूज करते हुए जिनका आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है, यू कैन यूज केसेस अरेंज इन एनी ऑर्डर। अब जरूरी नहीं है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएं, केस 1, केस 2, केस 3, आप रेंडमली भी यूज कर सकते हैं। राइट, केस 121, केस 7, केस 22 जिसके साथ कंपेयर होगा, राइट, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम वुड बी आई एम इन केस 22, क्योंकि आपने 22 मेंशन की, 2 नहीं है, दिस इज केस 22। ठीक है, इसको मैं अगर करेक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, आई एम इन केस 22। और अगर आई को 121 असाइन करेंगे तो आई एम इन केस 1। और अगर आप आई को असाइन करेंगे 1, तो 1 कहीं पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। 3 केसेस आपने दिए हैं, तीनों में से 1 कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो फिर ये डिफॉल्ट में जाएगा, आई एम इन डिफॉल्ट। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 5 देंगे वो भी नहीं है, 6 देंगे, कोई ऐसी वैल्यू जो इन केसेस में नहीं है, उसके अलावा जो भी वैल्यू आप देंगे आई को, तो उस केस में ये डिफॉल्ट पे जाएगा और प्रिंट एफ आई एम इन डिफॉल्ट प्रिंट होगा। सो यू आर आल्सो अलाउड टू यूज कैरेक्टर वैल्यूज इन केस। ठीक है, शुरू में मैंने कहा था इंटीजर भी यूज कर सकते हैं और कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। हम कैरेक्टर लिया है, सी इक्वल टू एक्स, स्विच सी वेरिएबल को यूज करें। अगर वी है, आई एम इन वी। अगर ए है, आई एम इन केस ए। और अगर एक्स है, आई एम इन केस एक्स। और अगर डिफॉल्ट, आई एम इन डिफॉल्ट। तो सी को कैरेक्टर एक्स असाइन किया है और यहाँ पर कैरेक्टर एक्स के साथ सी और कैरेक्टर एक्स की कंपैरिजन हो जाएगी आपस में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और प्रिंट होने के बाद ब्रेक कर जाएंगे। वी के साथ सी कंपेयर होगा, उसमें एक्स पड़ा है, वी के साथ कंपेरिजन नहीं होगी, फिर ए के साथ नहीं होगी और एक्स के साथ हो जाएगी। राइट, तो जब भी आप सी इक्वल टू एक्स लिखते हैं तो असल में सी में होता क्या है, आस्क की वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आस्क की वैल्यू ऑफ एक्स पड़ी होगी और आस्क की वैल्यू ऑफ वी जो है वो आपस में कंपेयर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंपाइलर कंपेरिजन करता है कैरेक्टर्स की, तो उनकी जो आस्क की वैल्यूज हैं उनको कंपेयर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद है, we may want to execute a common set of statements for multiple cases। ठीक है, अब यहां पर देखें, हम चाहते हैं कि प्रिंट एफ ए इज इन एजर, यही प्रिंट एफ हम दोनों के लिए प्रिंट करना चाहते हैं। अगर कोई स्मॉल ए इंटर करे, इंटर एनी ऑफ द अल्फाबेट ए बी और सी, अब वो ए कैपिटल भी इंटर कर सकता है और ए स्मॉलर भी इंटर कर सकता है। तो सी एच में या ए कैपिटल पड़ा होगा या ए स्मॉलर पड़ा होगा। तो हम चाहते हैं कॉमन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स शुड बी एग्जीक्यूटेड फॉर मल्टीपल केसेस। मल्टीपल केसेस हों लेकिन उन सब के लिए एक ही स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट जो भी आप मेंशन करेंगे वो प्रिंट हो। राइट, तो आप चाहते हैं कि यूजर, अगर आप यूजर से ले रहे हैं चॉइस, इंटर योर चॉइस, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों पे वो यस पे चला जाए, तो उस केस में आप ये लिख सकते हैं कि केस स्मॉलर वाई और केस कैपिटल वाई, तो उन दोनों केसेस में ये यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि जब केस आपने कैपिटल दिया होगा तो यहाँ, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर दिया है फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई, तो कैरेक्टर में कैपिटल वाई होगा। अब इस केस में फॉर एग्जांपल हम ए के लिए कर रहे हैं स्मॉल ए, तो केस ए इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई ब्रेक नहीं है, तो ये फौरन इस पे भी आ जाएगा। राइट, केस ए, और ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि ब्रेक नहीं है। राइट, तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ब्रेक के फौरन बाद जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो सारी की सारी ट्रू होती चली जाएंगी। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर आ जाएंगे प्रिंट ए इज इन एशर। ठीक है, तो अगर आपने
दोनों केसेस के लिए एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो तो उसको फिर आपने इस तरह से करना होगा कि चाहे कोई ये करे या ये करे। तो फिर फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि केस 1 और 2 के लिए एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, फिर आप क्या लिखेंगे, केस 1 और 2, यहाँ पे कोई इंटीजर वेरिएबल होगा, राइट। तो 1 के लिए भी यही प्रिंट होगा, 2 के लिए भी यही प्रिंट होगा। और अगर आप चाहते हैं 1 से लेके 10 तक जितने भी हैं उन सब के लिए यही स्टेटमेंट, फिर अगेन केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, और 10 उसके एंड में आप ये लिख लेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो once a case is satisfied, the control simply falls through the case till it does not encounter a break statement। यही बताया जा रहा है, एक अगर ट्रू हो जाए तो बाकी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे जब तक ब्रेक स्टेटमेंट, जो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम वुड बी आई एम इन केस। अच्छा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट डिपेंड करेगा यूजर पे कि यूजर क्या इंटर करता है। इंटर ए के लिए वो ये प्रिंट करेगा, बी के लिए ये प्रिंट करेगा, और सी के लिए ये। ए बी सी के लिए कोई भी और कैरेक्टर एंटर करेंगे तो उसके लिए विश यू न्यू व्हाट आर अल्फाबेट्स प्रिंट होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, दिस वन। Every statement in a switch must belong to some case or the other. If a statement does not belong to any case, the compiler won't report an error. ठीक है, however, the statement would never get executed. अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं switch I केस 1 केस 2, लेकिन केस 1 से पहले printf hello। तो चूंकि ये किसी भी केस का पार्ट नहीं है तो कंपाइलर इधर तवज्जो ही नहीं देगा, इसको देखेगा भी नहीं और इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। और ये आई से डायरेक्ट केस में आएगा, केस 1 और केस 2 में, ठीक है। तो जो भी अगर आपने कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट या कोई और स्टेटमेंट लिखी है केस के ऊपर तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो जो भी आप स्टेटमेंट लिखें, राइट, जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे सो वो किसी ना किसी केस का पार्ट जरूर होना चाहिए। और अगर वो किसी भी केस का पार्ट नहीं है तो कंपाइलर कभी भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको वो इग्नोर कर देगा, इस वाले को। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल आई में अगर आप 2 देंगे तो j इक्वल टू 20 हो जाएगा, प्रिंट एफ लिखेंगे तो j की वैल्यू प्रिंट भी होगी, लेकिन प्रिंट एफ हेलो नहीं होगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट टिप क्या है, सो द प्रिंट एफ नेवर गोज टू वर्क। So is switch a replacement for if? Yes and no. Yes, because it offers a better way of writing programs as compared to if. And no, because in certain situations we are left with no choice but to use if. कुछ केसेस में आपको if ही यूज करना है, ठीक है। So the advantage of switch over if is that it leads to a more structured program and the level of indentation is manageable। आप देख सकते हैं स्विच में if else में आपका इंडेंटेशन if else के साथ आगे आगे बढ़ती जाती है, लेकिन केसेस के केस में आप बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, केस 1 केस 2 केस 3, तो ये इंडेंटेशन इसकी ज्यादा मैनेजेबल है। और disadvantage of switch is that one cannot have a case in a switch which looks like case I less than equal to 20, राइट। इफ में हम क्या लिख रहे होते हैं, हर इफ कंडीशन में हम लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं, हर एक इफ कंडीशन में। लेकिन स्विच में सिर्फ एक दफा, जो ऊपर स्विच वाली कंडीशन है ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ एक दफा आप उसमें ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 20, सिर्फ एक दफा लिख सकते हैं सिर्फ। और कहाँ लिख सकते हैं, सिर्फ स्विच के ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। केसेस में आप ये नहीं लिख सकते, केस में आपने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ही मेंशन करनी है, या 1 2 3 और या करेक्टर ABC, ठीक है। इसके अलावा आप लेस देन इक्वल केस के साथ नहीं मेंशन कर सकते, ठीक है। लेस देन इक्वल कहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सिर्फ स्विच के ब्रैकेट्स के अंदर, ताकि वो एक्सप्रेशन जो है एवेल्युएट होकर या 1 बने या 0 बने और फिर केस में या 1 और 0 के साथ कंपैरिजन हो। लेकिन केस में
आप ये वाला सेंटेक्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप केस में ये नहीं कह सकते आई लेस देन इक्वल टू 20 नहीं कह सकते, बल्कि केस के फौरन बाद क्या आना चाहिए, या कोई कांस्टेंट इंटीजर या कोई कैरेक्टर, ठीक है, और फिर ये वाला कॉलन एंड दैट्स इट। तो ये आपके पास फिर मल्टीपल चॉइसेस नहीं होंगे स्विच के केस में। सो ऑल दैट वी कैन हैव आफ्टर द केस इज एन इंटीजर कांस्टेंट और अ कैरेक्टर कांस्टेंट केस के बाद, और एन एक्सप्रेशन, ठीक है, that elevates to one of these constants, ठीक है। अच्छा, इवन अ फ्लोट इज नॉट अलाउड, फ्लोट भी अलाउड नहीं है, ठीक है, फ्लोट भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर केस आप फ्लोट नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखे एन एक्सप्रेशन दैट एलिवेट्स टू वन ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स। आप यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कंपैरिजन एक्सप्रेशन नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें आप 1 + 1 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल केस 1 + 1, जो कि क्या, इसका क्या मतलब है 2। केस 3 + 7, इसका क्या मतलब है केस 10, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेकिन कंपैरिजन आप नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है, कंपैरिजन की इजाजत नहीं है। अच्छा, सो इवन अ फ्लोट इज नॉट अलाउड, अब ये भी नहीं लिख सकते केस 5.5, केस 10.8, ठीक है, केस 9.9, ये भी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो या कांस्टेंट लिखेंगे इंटीजर, और या कांस्टेंट कोई करेक्टर, या कोई कांस्टेंट वैल्यू जो कि दो नंबर्स, कांस्टेंट नंबर्स के, कांस्टेंट नंबर के समेशन से मिल रही है, राइट, या सब्ट्रैक्शन से मिल रही है, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। So we can check the value of an expression in a switch. Thus the following switch statements. अब देखिए, आप स्विच में आप लिख सकते हैं i + j × k, ये आप लिख सकते हैं। स्विच में आप ये भी लिख सकते हैं, और स्विच के अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें लेस देन, इक्वल, ग्रेटर, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन केस में आप a लेस देन 4, b ग्रेटर देन 7 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आप स्विच के अंदर लिखेंगे, केस में आप नहीं लिख सकते ये चीज। अच्छा, so expressions can also be used in cases provided they are constant expression. Thus case 3 + 7 is correct, however case a + b is incorrect. जब ये मैंने पहले बताया कि केस में आप कांस्टेंट वैल्यू 3 + 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर है, केस 10 के बराबर है। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते a + b, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, और आप केस में वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। आप कोई कांस्टेंट इंटीजर लिखें या कोई करेक्टर, लेकिन आप वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें अगर आप देखें, एंटर वैल्यू ऑफ i, %dm %i स्विच i में यूजर ने कोई वैल्यू एंटर की है, केस 1 तो यहाँ पर आ जाएगा, केस 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और अगर इसी प्रोग्राम को हम इस तरह से लिखें, स्विच i केस 1 की जगह 1 + 1, राइट, तो ये कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 + 1 ये केस 2 बन जाएगा। और उसके बाद आप अगेन लिख रहे हैं केस 2, तो केस 2 आपके पास अब मल्टीपल आ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आप मल्टीपल केसेस में सेम कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिख सकते, तो फिर क्या होगा, कंपाइलर एरर देगा केस 2 यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो इसमें एरर नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम क्या है, इसके फौरन बाद आपने एक और केस 2 भी इसी कांस्टेंट से स्टार्ट किया है, 2 से। आप 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लेकिन 2 दोबारा नहीं लिख सकते, केस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 + 1 कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और इसी प्रोग्राम में अगर हम मोर मॉडिफिकेशन करें, हम लिखें केस i + 1 और केस 2। तो i + 1 अगर हम लिखेंगे, और i को अगर वो कोई वैल्यू असाइन करता है 1, ठीक है, यूजर, ये बन जाएगा 1 + 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम केस के साथ वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम है जो कि कंपाइलर एरर देगा। सिमिलरली यहाँ पर लिखा है i + i, अगेन केस के साथ हम कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते, लेस देन, ग्रेटर देन, कंपैरिजन जो है वो भी नहीं कर सकते,
सिर्फ आप प्लस माइनस वो भी कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल के साथ भी नहीं कर सकते, कांस्टेंट के साथ आप कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रोग्राम्स में आपको कंपाइलर एरर देगा। एरर आई कैन नॉट अपीयर इन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, आई कैन नॉट अपीयर इन कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ये ऐसी एक्सप्रेशन होनी चाहिए जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज हो, कोई वेरिएबल ना हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको एरर मिलेगा। सो नेस्टेड स्विच यानी कि एक स्विच आपने स्टार्ट कर दी है तो उसी स्विच में हम एक और स्विच भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो इन प्रिंसिपल अ स्विच में अकर विद इन अनदर, बट इन प्रैक्टिस इट इज रेयरली डेड। ये बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप एक स्विच के अंदर दूसरे स्विच को भी डिफाइन कर सकते हैं। सच स्टेटमेंट्स वुड बी कॉल्ड नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स। जिस तरह आप नेस्टेड लूप कहते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। सिमिलरली अगर एक स्विच में दूसरा स्विच आप यूज कर रहे हैं तो उसको हम नेस्टेड स्विच भी कह सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें मैन में ए लिया है 100, बी लिया है 200। स्विच ए की वैल्यू क्या है 100, तो स्विच 100 बन गया, केस 100, इसके साथ 100 कंपेयर हो जाएगा तो आ जाएगा प्रिंटफ दिस इज पार्ट ऑफ आउटर स्विच, दिस इज पार्ट ऑफ आउटर स्विच। और इसकी फौरन बाद चूंकि ब्रेक नहीं है तो ये केस से बाहर जाएगा, जी नहीं, केस से बाहर नहीं जाएगा। एक और स्विच अगर आपने यूज किया है इसके फौरन बाद और उसमें आपने मेंशन किया है बी और उसको क्या दिया 200, तो ये बन जाएगा 200 और केस 200 यूज किया है तो यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगी, तो आएगा printf दिस इज अ पार्ट ऑफ इनर स्विच, राइट। तो एक स्विच के अंदर एक दूसरा स्विच भी आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये एक और प्रोग्राम है, ठीक है, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच। तो इसको अगर आप चेक करें, फॉर एग्जांपल आप यूजर को कहते हैं इंटर चॉइस, राइट, इंटर चॉइस वाई और एन, तो वो कैरेक्टर चॉइस या वाई एंटर करेगा या एन एंटर करेगा। अब आप आ जाएंगे स्विच और चॉइस। अब अगर आप चाहते हैं जो वाई एंटर करे तो वाई के बाद उसको मैं मजीद चाहता हूं कि वो एक 1 2 या 3 एंटर कर सकता है, और 1 के लिए केस 1 में जाएगा, 2 के लिए केस 2 में जाएगा और 3 के लिए केस 3 में जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, राइट। तो और अगर जो n इंटर करेगा तो n के लिए फिर ये केस n में जाएगा, और ये जो ब्रेक नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये किसके लिए, ये केस y के बाद वाला जो ब्रेक है ये वो वाला है, ठीक है, ये ब्रेक इस स्विच के लिए है, ठीक है। और ये वाला ब्रेक जो है ये इस केस y के बाद जो ब्रेक लगता है वो वाला ब्रेक है। अगर आप ये ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो जो ही केस y में आएगा ये सारा हो जाएगा, उसके फौरन बाद केस n में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हर केस के बाद आपने एहतियात करनी है कि हर केस के बाद आपने ब्रेक जरूर यूज करना है। और अगर कोई n इंटर करेगा तो आप चाहते हैं कि n इंटर करने पर आप उसको 4 ऑप्शंस दें, या 4 इंटर करें या 5 या 6, और 4 पे वो केस 4 पे आए, 5 पे वो केस 5 पे जाए और 6 पे वो केस 6 पे जाए, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट, कि आप यूजर से ऑप्शंस लें। ये आप जितने भी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, कि आपने कहाँ पर जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फाइल पे जाना है, फाइल मेनू पे जाना है, तो फाइल मेनू में जाने के बाद उसमें सेव ऑप्शन आ जाता है, ओपन ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और यानी कि फाइल के अंदर काफ़ी सारे आप स्विच ऑप्शंस आपके पास आ जाए। और अगर कोई आपने ऊपर दिया है कि आप टू एडिट पे जाए, एडिट मेनू पे जाए, तो फाइल के साथ एडिट मेनू है तो उसके लिए फिर आपने 2 इंटर करना है। लेकिन जो ही कोई 2 इंटर करेगा तो वो एडिट वाले मेनू में आ जाएगा, और एडिट में अगेन आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट कट, राइट। तो वो आप यहाँ पर भी फिर मेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब है आप एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच, तीसरा स्विच और काफ़ी सारे स्विच आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक स्विच के अंदर दूसरे स्विच को।
So switch versus if else, there are some things that you simply cannot do with a switch. These are a float expression cannot be tested using the switch, right? तो आप स्विच के जरिए फ्लोट को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप केस में फ्लोट वैल्यू नहीं लिख सकते तो आप उसको फिर टेस्ट कैसे करेंगे, राइट? So cases can never have variable expressions. For example, it is wrong to say case a plus 3. तो आप वेरिएबल प्लस 3 नहीं लिख सकते, 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, लेकिन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट नहीं लिख सकते, राइट? जो कि इफ कंडीशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, a प्लस 3, जो भी आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। मल्टीपल केसेस कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशंस, ठीक है? दस द फॉलोइंग स्विच इज इलीगल, राइट? ये इलीगल है, केस 3 और केस 1 प्लस 2, केस 3, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा दिया है, राइट? एक दफ़ा अगर आपने एक केस 3 यूज़ कर लिया तो वो केस 3 आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो गिवन है मल्टीपल केसेस कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन और सेम कांस्टेंट में, ठीक है? जो कि इवेलुएट हों सेम कांस्टेंट वैल्यू पे, तो ऐसा केस आप मल्टीपल केसेस आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है? तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन है आपके इसको रीड करें, जो भी आपकी क्वेश्चन होगी तो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर